तेरी मेरी ऐसी जुड़ गई कहानी कि जुड़ जाता जैसे दो नदियों का पानी। मुझे आगे तेरे साथ बहना है, जाना तुम्हें तो है ये बात जानी कि ये जिंदगी कैसे बनती सुहानी। मुझे हर पल तेरे साथ रहना है, तुम कुछ अधूरे से हम भी कुछ आधे, आधा आधा हम जो दोनों मिला दे तो बन जाएगी अपनी एक जिंदगानी। ये दुनिया मिले ना मिले हमको, खुशियाँ भगा देंगी हर गम को। तुम साथ हो फिर क्या बाकी हो, मेरे लिए तुम काफी हो, मेरे लिए तुम काफी हो, मेरे लिए तुम काफी हो। ओम शांति। एक व्यक्ति महात्मा बुद्ध के पास आया और कहने लगा, मुझे मानवता की सेवा करनी है। तो उसकी बात को महात्मा बुद्ध ने सुना और चुप हो गए। उसने फिर कहा कि मुझे मानवता की सेवा करनी है, मार्ग बताइए। तो महात्मा बुद्ध की आंखों में आंसू आ गए, वो रोने लगे। उस व्यक्ति ने कहा, क्या मैंने कोई गलत बात कह दी? मुझे मानवता की सेवा कर। महात्मा बुद्ध कहने लगे, तुम कैसे मानवता की सेवा कर सकते हो? तुम तो जगे ही नहीं हो, तुम सोए हो। इस हद तक सोए हो कि तुम्हारे खर्राटे की आवाज भी मुझे सुनाई दे रही है। जब तक जागरण नहीं तब तक सेवा कैसी? खुद ही सोए हैं तो सेवा कैसे हो सकती है? तपस्या का पहला सूत्र ही जागरण है, जागरूकता। जब तक आंतरिक जागृति नहीं तब तक जो जो सेवाएं की जा रही है वो केवल एक दिखावा, आडंबर या ढोंग मात्र है। जो जो सेवाएं की जा रही है सतही है, सुपरफिशियल। उसमें वो गहराई, उसमें वो डेप्थ नहीं आ सकती। क्या हम जागे हुए हैं? किसी ऑफिस में एक बॉस अपनी सचिव, जिसे थोड़ा कम सुनाई देता है, उससे कहता है, तुम आज फिर लेट आ गई। कितनी बार तुमको समझाया है टाइम पर आओ। वो सेक्रेटरी कहती है, क्या करूं, मुझे, मैं सो गई थी। उसको और गुस्सा आता है, कहता है, मैंने तुमको पिछले माह ही तो घड़ी लेकर दी थी, एक अलार्म, क्यों तुम वो लगाती नहीं? वो कहती, लगा दी तो हूं, पर वो अलार्म घड़ी जब बोलती है तब मैं सो ही रहती हूं, तो मैं कैसे उठूं? अलार्म तो बहुत लगे हुए हैं, पर अलार्म को लगाने से कुछ नहीं होगा। कान में दोष है, सुनाई कैसे देगा? जागरण। तो पिछले 2 दिनों में हमने अपने जागरण को बढ़ाया। हमारे इर्द गिर्द जो प्रकृति है, जिससे हम घिरे हुए हैं, जो निरंतर है, जो सतत है, जो जीवंत है, उसके प्रति जागरण। उसमें जो कुछ हो रहा है उसके प्रति जागरण, उससे समीपता बढ़ाना, उसके सानिध्य को प्राप्त करना, उसके प्रति सम्मान उत्पन्न करना, उसके प्रति अहोभाव, धन्यवाद का भाव जगाना,
उससे मैत्री का संबंध जोड़ना, आदान प्रदान करना, उसे कुछ देना, उससे कुछ लेना। जब तक ये वर्तुल पूरा ना हो तब तक व्यक्ति किसी न किसी रोग का शिकार होते रहेगा। तो हमें विटामिन एन का डोज बढ़ाना है। शुरू तो कर दिया होगा सबने, इसको बहुत बढ़ाओ। इसके कोई साइड इफेक्ट नहीं है, फायदे ही फायदे। तो प्रकृति के हमने कुछ एस्पेक्ट्स, कुछ बातें देखी। आज कुछ रही हुई बातें हैं प्रकृति की, जैसे कि सबसे पहला, प्रकृति के को सहन करना। प्रकृति को सहन करना। अब तक हमने देखा था प्रकृति से प्रेम, सानिध्य, प्रकृति का धन्यवाद, सम्मान। फिर हमने देखा था प्रकृति की सेवा, सुरक्षा, स्वच्छता, सफाई और प्रकृति को सकाश, प्रकृति की सेवा करना और प्रकृति से गुण उठाना। क्या क्या सीख सकते? जो कुछ भी दिखता है उससे कुछ ना कुछ तो हम सीख ही सकते। हर चीज हमें कुछ ना कुछ सिखा रही है, कुछ ना कुछ। कहीं पर भी, जहां पर भी देख लो, हर चीज में कोई ना कोई शिक्षा छिपी हुई है। और एक चीज, अगर प्रकृति के साथ जुड़ना है तो 3 बातें आवश्यक है। सबसे पहला, मौन, साइलेंस। क्योंकि प्रकृति स्वयं मौन है। मौन मौन से मिलेगा तो महामौन का निर्माण होगा। ध्वनि ध्वनि से मिलती है तो कर्कश ध्वनि का निर्माण होता है, परंतु मौन मौन से मिलेगा तो महामौन का निर्माण होगा, जो महाजागरण करेगा भीतर। दूसरा, प्राणिक ऊर्जा हमारे भीतर भरी हो उस समय, ना कि शाकाहारी भोजन, फास्टिंग स्टेज। इस अवस्था में प्रकृति से जुड़ना है तो प्रकृति की महसूसता बहुत गहरी होगी। या फिर फास्टिंग नहीं तो कम से कम प्राणिक फूड, जिसकी कल हमने चर्चा की थी, वो हमारे भीतर भरा हो उस समय। तीसरा, एकांत, सॉलिट्यूड। क्यों संसार के कवि, लेखक एकांत में चले जाते थे? क्यों साधु, संत, महात्मा, योगी जन एकांत में चले जाते थे बीच बीच में? किसी को खबर नहीं रहती थी ये लोग कहाँ चले गए। क्यों संत महात्मा जंगलों में जाके बैठते थे और फिर आते थे वापस गांव में? ये 3 चीजें चाहिए प्रकृति से जुड़ने के लिए। अगर तीनों चीजों का उल्लंघन किया, फायदा तो होगा स्वास्थ्य वाला, अध्यात्म वाला नहीं। फायदा तो होगा, विटामिन एन के फायदे तो मिलेंगे ही मिलेंगे, निरोगी हो जाओगे। परंतु हमारा लक्ष्य केवल निरोगी बनना नहीं है, ये तो बहुत छोटा सा लक्ष्य है। रादर निरोगी रहना तो अपने आप आएगा, ये साइड इफेक्ट होगा प्रकृति से जुड़ने का, वो लक्ष्य नहीं है। लक्ष्य कुछ और है। तो आज हम देखेंगे प्रकृति को सहन कैसे करेंगे। तो 3 चीजें हैं प्रकृति की जो सहन करनी है। पहला, ठंडी, दूसरा गर्मी, तीसरा बारिश। सबसे पहले हम लेंगे ठंडी, कोल्ड। बचपन से सिखाया गया है नफरत करो कोल्ड से, बाहर नहीं जाना, ठंडी है। बचपन से ट्रेनिंग ही ऐसी दी है कि बहुत सारा पहन लो, स्वेटर पहनो, ये पहनो, वो पहनो, मोजे पहनो, शॉल पहनो, कान बंद रखो, ठंड लग जाएगी। क्या हो गया? गला खराब हो गया। क्यों? मौसम बदल गया ना, इसलिए।
ओपीडी में जितने पेशेंट आते हैं आधे से ज़्यादा दोष मौसम को देते हैं अपनी बीमारियों का। ये मौसम की वजह से, एलर्जी है ना, इसकी वजह से। क्यों, सबको क्यों नहीं है फिर? मौसम खराब है, इतनी निगेटिविटी भरी है मन में मौसम के प्रति। उसी तरह को हॉट, डॉक्टर साहब बहुत आज मौसम बहुत गर्म है ना, आज गर्मी बहुत ज्यादा है, मेरा तो हाल खराब हो रहा है, कितनी गर्मी है, उसमें से लाइट चली गई है। ये सारे वक्तव्य, ये सारे जो वाक्य, सब में नेगेटिविटी समाई हुई इसलिए ठंडी ज्यादा लगती है नहीं तो भी लगती है। क्यों? क्योंकि ट्रेनिंग ही इस तरह से दी गई है बचपन से। फर्स्ट प्रिंसिपल है कोल्ड को जीतने का, एंजॉय द कोल्ड। पहला सिद्धांत, उसको एंजॉय करना चालू करो और उसकी तैयारी आज से चालू कर दो, आज से, अभी से। अभी ठंड आने वाली है तो उसकी तैयारी के लिए कुछ मास तो लगेंगे। एकदम सीधा ठंडी आ गई तब नहीं होगा काम, उसकी तैयारी कम से कम 2-3 मास पहले होनी चाहिए। तो वो तैयारी आज से चालू करेंगे कि कब ठंड आ जाए, मुझे इंतजार है उस ठंड का। हमें जीतना है। योगी अर्थात ठंडी, गर्मी और बारिश का उस पर कोई प्रभाव नहीं, ऐसी अवस्था। और ये करते करते योग की स्थिति कुछ और ही हो जाएगी। वो कैसे, वो हम देखेंगे। तो सबसे पहले संकल्प क्या करना है? मुझे ठंडी को एंजॉय करना है। जब ठंडी आएगी तो मैं उसके प्रति कोई कंप्लेंट नहीं करूंगा, आज ज़्यादा ठंड है, आज कम ठंड है, आज का टेम्परेचर इतना है, नो कंप्लेंट्स। ये भी असम्मान है प्रकृति के प्रति। दूसरा, विल पावर से, मैं अपनी विल पावर से ठंडी को जीतूंगा, डिटर्मिनेशन से ठंडी को जीतूंगा। हिमालय पर योगी बैठते हैं, वो क्या उनको ठंडी नहीं लगती है? माउंट एवरेस्ट पर चढ़ते हैं, उनको ठंडी नहीं लगती है? जो जिनका जन्म ही वहां हुआ है पहाड़ों में, उनको बचपन से आदत है, क्या उनको ठंडी नहीं लगती? विल पावर से ठंड को जीता जा सकता है, डिटर्मिनेशन से ठंड को जीता जा सकता है। पहले ही संकल्प करो, कुछ भी हो जाए, कितना भी ठंडी आ जाए, मुझे कुछ नहीं होगा, ना ही मैं कंप्लेंट करूंगा। एक रिस्पॉन्स होता है बॉडी का जिसको मेडिकल लैंग्वेज में शिवरिंग कहते हैं। शिवर जब करते हम, क्या होता है, छोटी मसल्स कॉन्ट्रैक्ट होती है, हीट जनरेट होती है। पर वो हीट एक्सट्रीम कोल्ड के लिए चाहिए, छोटी मोटी ठंडी के लिए शिवर करने की कोई जरूरत नहीं है। कुड़कुड़ाने लगते जब ठंड इतनी है ही नहीं। अभी तो केवल 15 डिग्री है, 10 डिग्री हुआ है, लोग इधर -8 डिग्री में आराम से बैठते हैं, कुछ नहीं होता है उनको। और तुम, ये मेंटल ट्रेनिंग ही ऐसी दी गई है। दूसरा, अगली ट्रेनिंग, प्रैक्टिस। प्रैक्टिस से कुछ भी संभव हो सकता है। इसको मेडिकल में कहते हैं एक्लिमेटाइजेशन। एक्लिमेटाइजेशन अर्थात किसी भी टेम्परेचर पे हम अडॉप्ट कर सकते हैं अपने शरीर को। केवल उसको टाइम देने की आवश्यकता है, मेंटल सेटअप क्रिएट करने की आवश्यकता है कि मुझे कुछ नहीं होगा। इसलिए ट्रेनिंग आज से चालू करनी है। अभी ठंड आने को टाइम है, तो जब ठंड आएगी ना स्वेटर की आवश्यकता, ना इनर की आवश्यकता, किसी चीज की आवश्यकता नहीं होगी। प्रैक्टिस से ये काम किया जा सकता है। अब तिब्बत में योगी लोग हैं, तिब्बत के योगी क्या करते हैं, उस पर डॉक्टर्स गए, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के एक्सपेरिमेंट्स किया, ये सही में है कि नहीं। वहां पे टेम्परेचर -40 डिग्री, योगी बैठा हुआ है, वहां पे तो ट्रेनिंग दी जाती है, सब लोग बैठो, उसको कहते हैं हीट योगा। हीट योगा की ट्रेनिंग, वो बिना कपड़े के बैठते हैं और गीला गीला ब्लैंकेट उसके शरीर पर उड़ाते हैं। 1 घंटा बैठते हैं और वो थोड़े 1 घंटे में ब्लैंकेट सूख जाता है, फिर दूसरा गीला ब्लैंकेट। कौन सबसे ज्यादा ब्लैंकेट सुखाता है, उसकी कंपटीशन, उसको कहते हैं हीट योगा। और उनकी जो टेक्निक है उसको कहते हैं टुम्मो टेक्निक है ब्रीदिंग की। ये जो टुम्मो है, इस ब्रीदिंग टेक्निक से हीट शरीर का कोर टेम्परेचर बढ़ा देते हैं। बहुत सारे एक्सपेरिमेंट है, बहुत बड़ी लिस्ट है उसकी, कि कैसे योगियों ने डॉक्टर्स को बुलाया और कहा देख लो मैं अपने उंगली का टेम्परेचर बढ़ा के दिखाता हूं। तो ब्रीदिंग टेक्निक से
कोल्ड को हराया जा सकता है। प्राणायाम की टेक्निक से कोल्ड को हराया जा सकता है। ये जो टुम्मो टेक्निक है, इसमें बहुत सारी बातें हैं, बहुत सारे, इसमें चंडाली योगा, इसको चंडाली योगा कहते हैं, और इसी का प्रयोग राजयोग से भी किया जा सकता है, सेम प्रयोग। क्योंकि इसमें करते क्या है, इसमें ये हमारे जो चक्र है वहां पे नीचे चक्र में आग उत्पन्न करते, इमेजिन करता है योगी कि मेरे शरीर में अग्नि है, और उस अग्नि से ही वो, क्योंकि जो हम सोचते हैं वो होने लगता है। हमारी सारी कुछ, जो कुछ हमारे जीवन में हो रहा है सोच से हो रहा है। तो यहां पर हम राजयोग में इसका प्रयोग कर सकते हैं। मैं कौन हूं? ज्वालामुखी योगी हूं। बाबा कहते अग्नि स्वरूप स्थिति, मैं खुद ही हीटर हूं। जगदीश भाई, हीटर क्यों चाहिए तुमको? खुद ही हीटर बन जाओ। कमरे में हीटर, कमरे में एसी का तो हम हॉट में आएंगे, अभी इधर हीटर क्यों चाहिए तुमको? हीटर ये पहले से हीट करके रह रहे, ठंडी वाले इनर विनर सब निकाल के रख दो। ये कितने कमजोरी के संकल्प है। कुछ भी नहीं चाहिए, कुछ भी नहीं। यही संकल्प करके रखो, डिटर्मिनेशन, विल पावर से। अगर पहले से ही कमजोर संकल्प करोगे तो कभी काम नहीं होगा। अगर जीतना है, अगर एक छोटी छोटी जीत, हमारे इंद्रियों पर जीत है ये सबसे किसी को दिखाने से कोई लेना देना नहीं है। इसका संबंध हमारी आंतरिक चेतना की जीत से है। कुछ भी नहीं होगा। और इसके साथ हम प्रकृति से जुड़ेंगे तो टुम्मो ब्रीदिंग या फिर प्राणायाम ब्रीदिंग, कपालभाति, ये ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस करो। उसके बाद में और क्या क्या टेक्निक्स है जिससे हम कोल्ड को हरा सकते हैं। तो ये तो कुछ बातें बताई। अब थोड़ा साइंटिफिक इस पर आते हैं कि क्या क्या किया जा सकता है कि जिससे हम हीट को हरा दे। सबसे पहला, बाहर घूमो, गेट आउट इन द कोल्ड। जरूरी नहीं है कि बहुत 0 डिग्री टेम्परेचर है तब घूमो, पर आदत तो डालो और कम से कम पहनो। टेक आउट लेयर्स। ये जो लेयर्स है ना, हमारे कई लोग 4-4, 6-6 लेयर पहनते हैं। लेयर्स को कम करो। इस टेक्निक को कहा जाता है रिड्यूस द लेयर्स। अंदर बनियन, फिर इनर, फिर एक स्वेटर, फिर कुर्ता, फिर दूसरा स्वेटर, फिर जैकेट, ये है, फिर शॉल, ये पूरी रजाई और हीटर, ग्लव्स। 4 ही चीजों को प्रोटेक्ट करना है। एक नाक, कान, हाथ और पैर, बस। क्योंकि सबसे ज्यादा यही अफेक्ट होते हैं। इनको प्रोटेक्ट कर लो, बाकी चीज को प्रोटेक्ट करने की आवश्यकता नहीं। तो सबसे पहले गेट आउट, और जितना हो सके बीच बीच में जाते रहो बाहर। लोग तो गर्मी में भी उनको ठंड लगती है, तो बहुत ही गर्मी में भी, इस मौसम में भी गर्म पानी से नहाते। हीटर, वो पानी जो है ना, वो नल वाला, नल का, उसकी दिशा चेंज करो। वो इधर घुमाने की आदत है ना, उधर घुमाना चालू करो, कोल्ड की तरफ। एटलीस्ट गर्मी में तो अभी से चालू करोगे तो गर्मी आने तक अपने शरीर को हमको तैयार करना है। सर्दी आने तक हमको ऐसा तैयार करना है कि हमको सर्दी लगे ही ना। अभी से तैयारी चालू कर दो उसको। उसके बाद में नेक्स्ट, कोल्ड शावर्स, ठंडे पानी से नहाना। अगर नहीं कर सकते तो अल्टरनेट शावर्स की आदत अभी से डाल दो। अल्टरनेट शावर किसको कहा जाता है? अल्टरनेट शावर अर्थात पहले हॉट से चालू करो, हॉट, फिर कोल्ड, फिर कोल्ड, फिर हॉट, फिर हॉट, फिर कोल्ड, लास्ट में एंड करो कोल्ड से। और वो एंड जो करो, बकेट भर दो कोल्ड वाली और फिर सीधा उड़ेल दो ऊपर। शॉक लगना चाहिए। दूसरा है टब, टब वाली मेथड। ये जो अमीर लोग हैं थोड़े, जिनके पास टब वगैरह है, वो कर सकते। 2 टब हो, एक गर्म एक ठंडा, इधर से उधर, उधर से उधर। इसको कहते हैं जेम्स बॉन्ड शावर, इसको कहते हैं स्कॉटिश शावर। और ये तो हेल्थ के लिए सबसे बेस्ट है। क्रायोथेरेपी क्या होती है? क्रायोथेरेपी करते हैं लोग, क्रायो चैम्बर्स होते हैं। स्पोर्ट्समैन आते हैं उधर से खेल के, पूरा क्रायो चैम्बर में घुस जाते हैं -, डिग्री में, एकदम हेल्दी हो रहते हैं वो इससे। तो कोल्ड शावर, अभी से कोल्ड शावर की आदत डालो। नहीं कर सकते तो पहले हॉट से चालू करो, या तो टेम्परेचर थोड़ा थोड़ा कम करते जाओ। कई लोगों को ये मौसम में भी हॉट चाहिए पानी। क्यों? क्योंकि माइंड का सेटअप ही नहीं किया है अभी तक। तो टेक कोल्ड शावर्स। एक अगला,
एक्सरसाइज रेगुलरली। जो रोज एक्सरसाइज करते हैं उनको ठंडी थोड़ी कम लगती है। तो एक्सरसाइज डेली होनी चाहिए, रेजिस्टेंस एक्सरसाइजेस, कार्डियो होना चाहिए, रनिंग करो, जॉग करो, एक्सरसाइज होनी चाहिए जिससे ऊर्जा उत्पन्न हो जाए शरीर में। वेट लिफ्टिंग करो, पुशअप्स करो, जैसे उस दिन भी कहा था 150 पुशअप्स एक दिन में, सब मिला के 24 घंटे में। कैसे भी करके पूरे कर लेना है, 10-10 करो, दोपहर में कर लो, शाम को कर लो, रात को कर लो, शाम को कर लो, पर कर लो पूरे, किश्तों में पूरे कर लो। अगर दर्द होने लगे तो एक दिन छोड़ दो, फिर अगले दिन करो, फिर एक दिन छोड़ दो, ऑल्टरनेट डे करो। उसकी जगह स्क्वैट्स करो, ऊपर नीचे बैठना, कुछ भी कर सकते हो। उसके बाद में है अपनी आदतों को एडजस्ट करना। कैसे? कईयों को एसी अपने हाथ में थर्मामीटर, रूम पे जाते ही सबसे पहला काम वो रिमोट, कोल्ड है तो टेम्परेचर बढ़ाओ, थर्मोस्टेट वो टेम्परेचर बढ़ा देते। क्यों बढ़ाना है? उतना ही रखो, यूज ही नहीं करो रादर। अगला, अपने आप को कवर करने की ये जो आदत है ना, ढेर सारा, वो उसको हटाओ। ये आदत है, ये कवर करूं, वो कवर करूं, इस आदत से मुक्त हो जाओ। एक आदत से मुक्त न होता अर्थात ये भी देहभान ही है। ये भी क्या है? देहभान का ही रूप है। हाँ, वेरी गुड, अभी मुक्त हो गए। हाँ, पर बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो रहा है तो ठीक है। जैसे अभी इस मौसम में सोने के लिए भी ओढ़ना पड़ता है। क्यों? आदत अभी से टालनी है, हटा दो। और ओढ़ना है तो पतली सी चादर, बस धोखा देने के लिए मन को। उसके बाद में जब गर्मी होती है तो क्या पीते हैं लोग? फ्रिज का पानी, ठंडा पानी, चिल्ड पानी चाहिए, एकदम मजा आता है। उस चिल्ड पानी के बहुत सारे नुकसान है। आइस वाटर नॉट रिकमेंडेड, उस पर तो एक सेपरेट क्लास करेंगे कभी। आइस वाटर, फ्रिज का पानी, इतना सा पियो तो प्यास बुझ जाती है, पर प्यास ज्यादा थी एक्चुअली, पर वो ठंडे होने की वजह से ज्यादा नहीं पी पाए। बॉडी को ज्यादा पानी चाहिए था उस समय, पर ठंडा था इसलिए पी नहीं पाए। कोई भी चीज चिल्ड, फ्रिज वाला नॉट रिकमेंडेड योगियों के लिए। जो पानी नॉर्मल टेम्परेचर पे है वो पियो, दैट्स द बेस्ट थिंग। उसकी आदत अभी से डाल देनी है। फिर एंजॉय कोल्ड वेदर एक्टिविटीज। कोल्ड जब है, बहुत ठंड है, जाके खेलो। कोल्ड वेदर की जितनी एक्टिविटीज है, विदेश में तो ये सब स्काइंग और ये स्नो बोर्डिंग और क्या क्या करते हैं, हमारे पास नहीं है वो, परंतु उस एक्टिविटीज खेलो बाहर जाके मैदान में, ठंडी में। देखा होगा पोलो ग्राउंड में इतनी ठंड होती है, बरमुडा वो छोटे छोटे कपड़े डाल के खेलते रहते हैं लड़के, सवेरे खेलने आ जाते हैं। क्यों? उनको ठंडी नहीं लगती क्या? अरे खेलो तो ठंडी भाग जाती है, दौड़ो तो ठंडी भाग जाती है। उसके बाद में है ट्रेनिंग द माइंड। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, माइंड को ट्रेन करना है। जब भी टेम्परेचर ड्रॉप होता है ना, तो हमारा माइंड क्या कहता है? अच्छा, आज तो लग रहा है 5 डिग्री तो हो गई। 5 नहीं है, एक्चुअल टेम्परेचर पता करो कितना है। हम जितना सोचते हैं ना, उससे कई गुना ज्यादा है वो। हम सोचते हैं कि हाँ ज्यादा ठंड लग रही है, 10 डिग्री तो होगा ही होगा। कहाँ 10 डिग्री, 18 डिग्री चल रहा है। अपने मन को समझाओ। जैसे पिछला पूरा जो सीजन था, हम अपने मन को ये कहते थे कि जब तक 10 से नीचे नहीं जाएगा ना, मैं कुछ नहीं करूंगा, जो है वैसे ही रखूंगा। अच्छा, आज तो ज्यादा लग रहा है, पर देखा ओह 14 है, अभी तो टाइम है, अभी कुछ नहीं होने वाला है। जब तक 10 से अगर नीचे जाऊंगा तो मैं सोचूंगा कुछ इनर पहनना है, कुछ जैकेट पहनना है, कुछ स्वेटर पहनना है। वो थोड़ा दिखाने के लिए पहनना पड़ता है क्लास में, नहीं तो लोग मैसेजेस और वो सब करने लगेंगे। क्या है, तो थोड़ा दिखावे के लिए 1 घंटा पहन लो, खत्म। दूसरों की खुशी के लिए। उससे तो ठंडी लगने ना लगने से तो कोई लेना देना ही नहीं है। ये तो नहीं तो ये लोग पीछे पड़ जाएंगे ना, उनको भी खुश कर दो चलो। पर काम कुछ और है। हमको याद है इस पिछले मौसम में वो इनर्स एक भी हमने निकाले ही नहीं, ना ही स्वेटर निकाले, कोई भी नहीं, जस्ट एज एन एक्सपेरिमेंट। उसकी तैयारी 3 महीने से करके रखी कि इस बार जब ठंड आएगी तो मुझे ये करना है। और ये देखा, चमत्कारिक अनुभव था। अनुभव ही कुछ और था। जैसे कि विल पावर जो है ना, वो बढ़ जाएगी कि ये भी हो सकता है। यह कभी किया नहीं था, 10 साल से इधर है, ये कभी नहीं किया। हमेशा जब ठंड आती है सब निकालो, अपने स्वेटर निकालो, शॉल निकालो, ये निकालो, वो निकालो।
क्यों चाहिए ये सब? ये भी तो एक डिपेंडेंसी है। और इसमें और ही ज्यादा खुशी, जो था सारा बांट दिया इसको उसको, वो भी खुश। अरे वाह। फील द एक्चुअल टेम्परेचर फील करना, उसके बाद में इमेजिन करना इससे भी तो कोल्ड होगा, ऐसे भी तो देश होंगे जहां इससे भी कोल्ड लोग रहते होंगे। उन लोगों को याद करो। किनको याद करना है? उन लोगों को जहां पर टेम्परेचर ही, जैसे कुछ कोई एरिया बताओ जहां बहुत है। दिल्ली ले लो, माउंट से भी ज्यादा कम रहता टेम्परेचर वहां तो। जम्मू ले लो, उधर ले लो, लेह लद्दाख, और क्या, हाँ कुल्लू। वहां के लोगों का देखो, हम सोच रहे हैं ये क्या 5 डिग्री टेम्परेचर है नहीं, और हम सोच रहे अरे बाप रे क्या हो रहा है ये। हम तो, कई लोग तो बाबा के कमरे में ही नहीं आते, घर पे ही योग, रूम पे पूरा बंद, हीटर ऑन, इतनों सा बिल्कुल हवा भी नहीं घुसती है कमरे में। शरीर वैल्यूएबल है, प्रिजर्व करना है, पर इससे तो शरीर कमजोर हो रहा है, शरीर इससे मजबूत नहीं हो रहा है। तो इमेजिन वो लोगों को। फिर स्टॉप शिवरिंग, ये जो शिवरिंग है ना, स्टॉप कर लो। ये देखो, रिसर्च हैज डेमोन्स्ट्रेटेड दैट शिवरिंग इन नॉन फ्रीजिंग कंडीशन इज ऑलमोस्ट अननेसेसरी एंड डजंट हैव मच इफेक्ट ऑन कम्बैक्टिंग माइल्ड कोल्ड। थोड़ी सी कोल्ड है और उसमें अपना शिवरिंग चालू कर दिया, क्या है ये कमजोरी की निशानी है, बंद करो ये शिवरिंग। और कई व्यक्ति आदत अनुसार करते हैं, ठंड है नहीं, ऐसे ही करते रहते दिखाने के लिए, दांत बजाते दोनों। उसके बाद में, और ये पता करो कोल्ड जो है ना, ये मुझे नुकसान नहीं करेंगे, ये एक्चुअल थ्रेट नहीं है। हाँ, वो एक अलग चीज है कि ऐसा होगा तो क्या करे। और एक दूसरी बात, एक्सेप्ट करो कोल्ड को। मौसम बदलेगा, सब एक जैसा मौसम कभी नहीं रहेगा, ये मौसम बदला है, बदलेगा, तुम्हारी इच्छा अनुसार नहीं चलेगा मौसम, प्रकृति है ये उसका स्वभाव है बदलना। तो इसको पहले एक्सेप्ट करो। पहले तो हमने एक्सेप्ट ही नहीं किया, क्योंकि कोल्ड आती है हम क्या सोचते हैं, कब गर्मी आए गर्मी आए गर्मी आए, उसको स्वीकार ही नहीं करते लोग ना, इसीलिए। लेयर्स कम करो, वो बता दिया। तो ये सब हो गया क्या, कोल्ड की तैयारी। अब आते हैं हॉट, जो अभी चल रहा है। नेक्स्ट, इसमें क्या करेंगे, सेम प्रिंसिपल इधर ही अप्लाई करो, जो प्रिंसिपल इधर डाले सेम प्रिंसिपल इधर। क्या क्या बताया, पहले तो इसको एक्सेप्ट कर लो कि ये प्रकृति का नियम है, बदलेगा, मैं इसे स्वीकार करता हूँ। गर्मी बढ़ेगी, मुझे गर्मी की कोई कंप्लेंट नहीं करनी है, सारे दिन भर ऐसा नहीं कहूंगा। वेदर पर नो कमेंट्स, आज ठंडी, आज गर्मी बहुत ज़्यादा है, अरे यार एसी नहीं है क्या, फैन चलाओ। फैन का उपयोग केवल उसके लिए कि कमरे में हवा बहती रहे, इसके लिए नहीं कि गर्मी हो रही है। फैन का एक ही उपयोग है, वो केवल रात में चला सकते हैं जिनके कमरे में हवादार नहीं है, फैन हवा बहती रहे, ये क्राइटेरिया है। पर गर्मी हो रही है इसलिए फैन तो बिल्कुल नहीं, जरूरी नहीं है फैन, उसके लिए चलाओ। और सबसे बेस्ट, जो पसीना आता है उसका क्या करना है, नहीं उसका करना क्या है पसीनों का, डोंट वाइप एनी स्वेट अवे, इट इज वन ऑफ योर बॉडीज मोस्ट इफेक्टिव नेचुरल कूलिंग मैकेनिज्म। अपने पसीनों को कभी नहीं पोंछना है, ये बॉडी का कूलिंग मैकेनिज्म है, वन ऑफ द बेस्ट कूलिंग मैकेनिज्म है। पसीना आने दो, चलेगा। पहले तो पसीने को स्वीकार कर लो, गर्मी को स्वीकार कर लो, मौसम को स्वीकार कर लो। उसके बाद में कंप्लेंट नहीं करो। उन लोगों के बारे में सोचो जहां बहुत ज्यादा गर्मी है, मिडल ईस्ट 50 डिग्री, 60 डिग्री, 72 डिग्री लोग रह रहे, ये क्या है उसके सामने, इतनू सी डिग्री, इतनू सा टेम्परेचर, उसमें हाय हो क्या क्या कर रहे, उसको स्वीकार नहीं किया है। नेक्स्ट क्या करेंगे, एसी। एसी का क्या करना है, उस दिन भी बताया था, एसी फुल फैन लगाओ, कूलर क्यों चाहिए, उसके नुकसान है, उस दिन भी नुकसान गिनाए थे एसी के 10-12। ड्राई करती है स्किन को, लेजी बना देती है व्यक्ति को, ब्रेन की जो क्षमता है उसको कम करता है। और जिनका शरीर इतना कमजोर हो गया है कि थोड़ा सा वेदर चेंज हो जाए तो सर्दी खांसी हो जाती है, छींकने लगते हैं, बुखार आ जाता है, इतने कमजोर। और फिर दवाइयाँ, और फिर उसके साइड इफेक्ट, और फिर कहते हैं मेरी इम्यूनिटी बढ़ानी है, कोई विटामिन का भी दे दो इंजेक्शन, ये विटामिन एन लो ना, अपने आप इम्यूनिटी बढ़ जाएगी। तो हॉट वेदर के लिए क्या क्या करेंगे, सबसे पहले छोटी छोटी एक्टिविटी बाहर करना चालू करो, रिक्रिएशनल एक्टिविटी, थोड़ा सा घूम के आओ धूप में, पसीना आने दो, अच्छा होता है। जंगल थोड़ा जाके आओ, पसीना आने दो, जिसमें पसीना आ जाए, एक्सरसाइज करो जिसमें थोड़ा पसीना आ जाए, आने दो, अच्छा है।
छोटी छोटी एक्टिविटी। और जो एयर कंडीशनर है, एसी है, कई लोग 24 आवर्स एसी में रहते हैं। क्यों चाहिए? अच्छा, एसी से छूट नहीं सकते तो चलो कमरे को ठंडा कर दो और फिर बंद कर दो उसको, रात भर चालू रखने की क्या जरूरत है? ये कमजोर योगी की निशानी है या भोगी की? एसी। कार, यहां से नीचे जाने के लिए कार, अरे खिड़कियां खोल दो, आने दो हवा। फिर प्रिपेयर यूरसेल्फ मेंटली, अपने आप को मेंटली प्रिपेयर कर लो, अपने आप को अच्छे से हाइड्रेट करके रखो और आउटडोर एक्सरसाइज का शेड्यूल रखो, छोटी छोटी एक्टिविटीज करते रहो। 2 हफ्ते लगते हैं एक्लिमेटाइज, इस प्रोसेस को कहा जाता है एक्लिमेटाइजेशन अर्थात एडजस्टमेंट, कोई भी नए वेदर को एडजस्ट करने के लिए। पर मानसिक तैयारी चाहिए। एक लेखक ने लिखा है, मुझे याद है जब पहले हम कभी बचपन में हिमालय घूमने गए थे, छोटे छोटे बच्चे वहां पर खेल रहे थे, उनको ठंड भी नहीं लग रही थी, टेम्परेचर माइनस में चल रहा था, वो डुबकी लगा रहे थे उस तालाब में, बर्फ ऊपर जमी हुई थी, एक दूसरे पर बर्फ फेंक रहे थे, उनको नहीं होता है कुछ, वो तो ठंड की बात थी। फिर पता है पानी, हाँ, जिनका प्राकृतिक आहार ज्यादा है उनको ठंड अपने आप ही कम लगने लगती है। जिनके आहार में ज्यादा नमक मिर्च मसाला है उनको पानी की ज्यादा आवश्यकता होती है और ठंडी और गर्मी का प्रभाव उन पर बहुत ज्यादा होता है। जहां जहां आहार प्रकृति के नजदीक जाएगा, ठंडी गर्मी कुछ भी उनको प्रभावित नहीं करेगी। उसके बाद में अपना टाइम बढ़ाना है बाहर रहने का, प्यार अपने शरीर की आवाज को सुनना है और लाइट वेट क्लोथिंग्स पहनना है। हाँ, पर यह भी है कि इसके साइड इफेक्ट्स भी है, जैसे कोल्ड में जाओ तो चिलब्लेन, फ्रॉस्ट बाइट, ये सब बीमारी है। हॉट में जाओ तो हीट स्ट्रोक हो गया, हीट एग्जॉर्शन, जिनको पहले से बीमारियां है, मैलिग्नेंट हाइपरथर्मिया, मेडिकल की ढेर सारी कंडीशंस है, ऐसे पेशेंट्स भी आए हुए हैं। तो वो भी ध्यान रखना है। मतलब जो भी कुछ करना है स्लोली स्लोली करना है, पर लक्ष्य रखना है कि मुझे इनसे प्रभावित नहीं होना है, मैं इन्हें स्वीकार करता हूं, मुझे गर्मी से प्यार है। गर्मी के फायदे क्या क्या है वो सोचो, सूरज के फायदे क्या क्या है, वो इतना नाजुक नहीं बनना है, मैं अचल अडोल आत्मा हूं, तो मुझे प्रकृति को, ये प्रकृति पर जीत होगी मेरी, प्रकृति से दोस्ती करनी है, सूरज से दोस्ती करो। और सामान ले लो, ठंडी है तो मैं हीटर हूं, ज्वालामुखी योगी हूं, गर्मी है मैं शीतल योगी हूं, मैं चंद्रमा हूं, मैं बर्फ हूं, मैं कूलर हूं, शीतला देवी हूं, शीतला माता हूं, कुछ भी सामान आप तैयार कर सकते। और सामान को गहराई में जाने दो, योग निद्रा में सामान का अभ्यास करो। बर्फ का पहाड़ हूं, ठंडा ठंडा ठाकुर मैं आइस मैन हूं, विम हॉफ की किताबें पढ़ो, कैसे उस व्यक्ति ने अपने आप को इतना रेजिस्टेंट बना दिया कि वर्ल्ड रिकॉर्ड सेट कर दिया। अभी वो ट्रेनिंग देता है लोगों को, विम हॉफ। भारत में भी कलांतक योगी है, वो ट्रेनिंग देता है, हिमालय पर लोगों को लेके जाता है ग्रुप के ग्रुप, और ट्रेनिंग देता है अपने कैसे लोगों को ट्रेन करना है। कितना भी टेम्परेचर हो जाए, अपने शरीर को इतना मजबूत कर देना है कि किसी भी टेम्परेचर का शरीर पर कोई प्रभाव नहीं, और उनको मजा आता है। और जैसे पहला ही पॉइंट बताया, एंजॉय, इस गर्मी को एंजॉय करो। पसीना आता है तो उसकी कंप्लेंट नहीं करो, एसी कहाँ है, कूलर कहाँ है, फैन क्यों नहीं चलता, एंजॉय करो उसको, मजा आता है बहुत। इसको बुलाओ उसको बुलाओ, ये सब करो। तो ये सबसे पहली पॉइंट थी, हीट कोल्ड। और तीसरा है रेनी सीजन। अरे बारिश क्यों आ गई, बारिश रुक जाए, अरे भीगो ना बारिश में, कुछ नहीं होगा, कोई गर्मी नहीं हो, कोई कुछ नहीं होगा तुमको। पहली पहली बारिश में तो अच्छा भीगना चाहिए, भीगो, कुछ नहीं होता है। और कई लोग इतनू सा भीगते हैं, इतनू सा, तुरंत उनको सर्दी हो जाती है। कितना शरीर को प्रिजर्व करके रखा है। पावर कहाँ है, इम्यूनिटी पावर इसको कहते हैं क्या? इम्यूनिटी पावर अर्थात कहीं पे भी चले जाओ, कुछ भी करो, कुछ नहीं हो, ये है इम्यूनिटी पावर। तो ये सबसे पहला पॉइंट था। दूसरा पॉइंट था प्रकृति की हलचल में अचल अडोल रहना। इसके लिए क्या करेंगे? इसके लिए आध्यात्मिक पुरुषार्थ है, अशरीरी हो जाओ, विधेयी स्थिति का अभ्यास करो, सम्मान का अभ्यास करो, बाबा की याद में रहो, छत्र छाया का अनुभव करो। ये सारी चीजें तो आप लोग बहुत ज्यादा ही जानते हैं, ढेर सारी मुरलियां है इसके ऊपर। प्रकृति जीत बनो, बाबा ने मुरलियों में कहा है, परमात्मा प्रेम को जैसे छत्र छाया बना लो, कि जैसे क्या सोचना है कि सदा मायाजित और प्रकृति चित हो,
प्रकृति जीत भी बनो, क्योंकि प्रकृति की हलचल अभी बहुत होनी है। हलचल में अचल रहे, ऐसे अचल बने। कभी समुद्र का जल अपना प्रभाव दिखाएगा, कभी धरती अपना प्रभाव दिखाएगी। तो प्रकृति जीत होंगे तो प्रकृति की कोई भी हलचल आपको हिला नहीं सकेंगे। सदा साक्षी होकर सब खेल देखते रहेंगे। जैसे फरिश्तों को सदा ऊंची पहाड़ी पर दिखाते, तो आप फरिश्ते सदा ऊंची स्टेज अर्थात ऊंची पहाड़ी पर रहने वाले हो। ऐसी उसी ऊंची स्टेज पर रहते हो। अभी देखो, यहाँ पहाड़ी पर आते हो तो नीचे की हलचल तो हलचल से स्वतः ही परे हो जाते। शहरों में कितनी हलचल है। प्रकृति सहयोग की माला पहनाएगी। ये बाबा के बहुत सारे महावाक्य है, कैसे कैसे हलचल होगी और क्या क्या होगा। जहां आप प्रकृति जीत ब्राह्मणों का पाव होगा, स्थान होगा, वहां कोई भी नुकसान नहीं हो सकता। तो ऐसे ढेर सारे महावाक्य है। तो हलचल में अचल, उसके बाद में निर्भय रहना प्रकृति के समीप। नेचुरल कैलेमिटीज आ गई, कुछ भी हो जाए, कोई भय नहीं अंदर। मैं आत्मा हूं, अमर हूं, अविनाशी हूं, मुझे किस बात का भय। सब चला जाए, जाने दो, मुझे क्या। निर्भयता का अभ्यास, प्राकृतिक आपदाओं चाहे कुछ भी आपदा है जो लास्ट है, साक्षी और उपराम। हर चीज में साक्षी और उपराम रहने का अभ्यास करना है। ये सारा क्या है, खेल हो रहा है। ये सारा क्या हो रहा है, खेल हो रहा है। वहां चिल्लाना होगा, यहां अचल होंगे। वहां सूली होगी, यहां कांटा होगा। सामने दिखाई दे रहा होगा तूफान आ रहा है, धरती हिल रही है, पर आपको कुछ नहीं होगा। ये सब अव्यक्त वाणियां है बाबा की। तो ऐसे फरिश्ता प्रकृति जीत बनो। एक लास्ट ड्रिल कर लेंगे 2 मिनट। प्रकृति के सभी तत्व खूब हलचल मचा रहे। एक तरफ भी हलचल से मुक्त नहीं है। व्यक्तियों की भी हलचल है, प्रकृति की भी हलचल है। ऐसे समय पर जब इस सृष्टि पर चारों ओर हलचल है, तो आप क्या करोगे। सेफ्टी का साधन कौन सा है। सेकंड में अपने को विदेही, अशरीरी, कल की मुरली में 2 बार वरदान था, साकार मुरली में, अशरीरी भव। अशरीरी व आत्मा अभिमानी बन लो तो हलचल में अचल रह सकेंगे। इसमें टाइम तो नहीं लगेगा। क्या होगा, अभी ट्रायल करो। 1 सेकंड में मन बुद्धि को जहां चाहो वहां स्थिर कर सकते हो। बाबा दादा ने ड्रिल कराई 99 की मुरली। तो सभी बैठेंगे, 1 सेकंड में अशरीरी हो जाएंगे और सोचो कि चारों तरफ हलचल चालू है। कहीं भूकंप, कहीं भूचाल, कहीं वोल्केनो, कुछ हो रहा है और मैं एकदम शांत हूं। ओम शांति। प्रभु कितनी सुंदर रचना तेरी, प्रभु कितनी सुंदर रचना तेरी, कहते हैं जिसे प्रकृति। कितनी सुंदर रचना तेरी, कहते हैं जिसे प्रकृति। मन भावन है नीर गगन, अगन पवन और धरती। प्रभु कितनी सुंदर रचना तेरी, कहते जिसे प्रकृति। मन भावन है नीर गगन, अगन पवन और धरती। प्रभु कितनी सुंदर रचना तेरी। सबका कायम इन्हीं से रहता, बना इन्हीं से जीवन सबका कायम इन्हीं से रहता। सांसें चलती हैं पवन से, नीर रगों में बहता। बना इन्हीं से जीवन सबका कायम इन्हीं से रहता। सांसें चलती हैं पवन से, नीर रगों में बहता। खूबसूरती इन सब की आंखों में सदा उतरती। खूबसूरती इन सब की आंखों में सदा उतरती। मन भावन है नीर गगन, अगन पवन
और धरती। प्रभु कितनी सुंदर रचना तेरी। माँ बन करके गोद में अपनी पाले धरती माता। माँ बन करके गोद में अपनी पाले धरती माता। बन कर पिता अम्बर भी बाहों में सबको समाता। माँ बन करके गोद में अपनी पाले धरती माता। बन कर पिता अम्बर भी बाहों में सबको समाता। सूरज की किरणों से है ऊर्जा सभी में भरती। सूरज की किरणों से है ऊर्जा सभी में भरती। मन भावन है नीर गगन, अगन पवन और धरती। प्रभु कितनी सुंदर रचना तेरी, कहते हैं जिसे प्रकृति। कितनी सुंदर रचना तेरी, कहते हैं जिसे प्रकृति। मन भावन है नीर गगन, अगन पवन और धरती। प्रभु कितनी सुंदर रचना तेरी। सागर की गहराई में रत्नों की अनोखी खान टिके हैं, जिस पर चांद सितारे वो है आसमां। सागर की गहराई में रत्नों की अनोखी खान टिके हैं, जिस पर चांद सितारे वो है आसमां। पल पल इन्हीं के सदके है जिंदगी निखरती। पल पल इन्हीं के सदके है जिंदगी निखरती। मन भावन है नीर गगन, अगन पवन और धरती। प्रभु कितनी सुंदर रचना तेरी।